नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास उसका पाठ 8 करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इससे पहले हमने भारत की स्थिति लेसन 7 कंप्लीट कर चुके हैं और भी जितने भी चैप्टर्स हैं इसके अंदर मानचित्र, सौरमंडल में पृथ्वी, अक्षांश, देशांतरी, सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप उन सारी वीडियोस को देख सको। और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। हमें और किन चीजों पे वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक को आपको समझने में मुश्किल हो रही है, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं। भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, पाठ 8। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप सभी जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी असमान आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, जिसे ठंड कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जिसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून का मौसम होता है, जिसे वर्षा कहते हैं, वर्षा ऋतु जिसे आप कहते हैं। और अक्टूबर और नवंबर में मॉनसून के लौटने का मौसम होता है, शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है, शरद मौसम कहते हैं। पतझड़ होता है, आपको मतलब पतझड़ कह रहा हूं, इसमें ठंड आना शुरू हो जाती है ना। तो शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू भी कहता है। आपको पता है गर्मियों में लू कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना, लू लग जाएगी, गर्म हवा चल रही है। तो ये वही लू है जो कि गर्म मौसम में चलती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून या वर्षा का मौसम, यह मॉनसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वह अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मॉनसून के लौटने का समय, मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मॉनसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जैसे हम मॉनसून कह देते हैं, लेकिन मानसून, ठीक है, असल शब्द है मानसून। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। मतलब हम लोग जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आपको पता है, वह क्षेत्र जो सूर्य की सीधे किरणें जहाँ पे पड़ती है, विषुवत रेखा में ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य में होता है। ठीक है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, आपको पता है। और अच्छे मॉनसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है।
राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। ठीक है, आपको पता नमी रहती है इनके मौसम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो हमारे भारत में कितनी विविधता है, आपको पता है कितनी डाइवर्सिटी है। इसके कारण, क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ये डाइवर्सिटी है कि एक जगह तो बहुत ज्यादा हमारे बर्फीले पहाड़ है, एक जगह बारिश बहुत ज्यादा होती है मेघालय में, और एक जगह राजस्थान में कभी होती ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आओ कुछ करके सीखे। भारतीय मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिखाए दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। आपको अपना मानचित्र पे देखना है और चिन्हित करना है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा। और गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा, आपको टिक मारना है। और कमेंट वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं उनमें बहुत सारी, जिसमें नीम है, आम है। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। आपने देखा होगा कितना बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन ऊपर थोड़ी सी उसकी पत्तियां होती हैं जिनसे हमें छांव भी नहीं मिल पाती है ज्यादातर। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जिन लोगों को हम लोग नहीं उगाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं, वे प्राकृतिक वनस्पति होते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर है। उद्गामी परत 40 मीटर, वितान 20 मीटर के आपको तरुण वृक्ष मिल जाएंगे, और 5 मीटर झाड़ी वाली परत, और 1.5 मीटर बिल्कुल छोटे से छोटे मोटे जो झाड़ी वाड़ी होती हैं, इस तरीके से ये भूमि परत। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ये चित्र था। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं इतने सारे पेड़ पौधे हमें मिलते हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, उनको इधर उधर जाने नहीं देती, मिट्टी के अपरदन को रोकती है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ज्यादातर सारे हमारे जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, मतलब जो भी हम लोग बनाते हैं, उसके लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सब जंगलों से ही हमें मिलता है। वन्य जीव के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों की महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये आपका काम है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कितना पढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीजें वृक्षों से मिलती है। मिट्टी को बांधने का काम वृक्ष करते हैं। हमें ऑक्सीजन मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण है। हमें शहद, फल, गोंद एवं लाख जैसी चीजें जो मिलती हैं, जो जिससे हम लोग अपने बहुत सारे काम करते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता जंगल। इमारती लकड़ी हमें मिलती है। रबड़ जिससे टायर और बहुत सारी चीजें हमारे घर में बनती हैं। फर्नीचर हमारा बनता है। खेल का सामान हमें मिलता है। ईंधन के लिए हमें लकड़ियां मिलती हैं। चारा जो हमारे पशु पक्षी जो हमारे पशु खाते हैं, जो गाय भैंस वगैरह खाती हैं। आश्रय के लिए हमें स्थान भी मिलता है। और दवाइयां भी हमें जड़ी बूटियों के तौर पर हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, उनसे फिर दवाइयां बनती हैं। तो यहाँ पे हमें वनों के उपयोग का पता लगता है। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा।
प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता है तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी ये ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। अब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। तो इस प्रकार से हम लोग भी ऐसे कुछ कर सकते हैं कि हम अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं। अगर पेड़ पे करते हैं, और जो नेक्स्ट इसका नेक्स्ट भाग है वन्य प्राणी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।